नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जेडीयू की आईपी गुप्ता से बात बन गई है। दरअसल ये चर्चा करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि चर्चा अंदर खाने बड़ी तेज है कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनना चाहती है। जरा सोचिए, बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, बीजेपी ने स्पीकर का पद भी अपने पास रख लिया, और जब स्पीकर को कुर्सी पर बिठाने के लिए नीतीश कुमार जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने स्पीकर को थोड़ी देर रोका और तेजस्वी यादव को बुलाया। मतलब इस नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाह रहे थे कि सदन की कार्रवाई विपक्ष के साथ वो चलाना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र मजबूत दिखे और बिहार की तरक्की हो। लेकिन ये बहुत सारी बातें दिखाने के लिए होती हैं। असलियत में होता क्या है? नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के विरोध में चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री फिर से बने हो, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा इस अवसर का लाभ उठाया है कि आरजेडी के पास इतनी संख्या रहे, आरजेडी इतनी ताकतवर रहे कि नीतीश जब चाहे बीजेपी को छोड़े और आरजेडी के साथ चले जाए, और ऐसा नीतीश करते भी रहे। और इसीलिए नीतीश अभी तक 20 साल बाद भी प्रासंगिक है। बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार नंबर 1 बनना क्यों चाहते हैं। जरा इस बात को सोचिए। एक तो आईपी गुप्ता एक एमएलए की पार्टी, पर उस एमएलए को चाहिए क्या? उसकी पार्टी को चाहिए क्या? उसकी पार्टी को चाहिए ताती और तत्वा को आरक्षण। आरक्षण के लिए नीतीश कुमार की मदद की जरूरत तो होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, और बिहार में सरकार है तो बिहार की सरकार के जरिए केंद्र पर दबाव तो डाला जा सकता है। आईपी गुप्ता यही राजनीति करना चाह रहे होंगे। जहां तक सवाल है एआईएमआईएम का, तो एआईएमआईएम के प्रमुख आपको पता है वो कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात जरूर की थी कि अगर नीतीश कुमार मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के साथ इंसाफ करें, सांप्रदायिक माहौल दूर रखें, तो उनकी पार्टी सरकार को पूरा सहयोग करेगी। सवाल ये उठता है कि बाहर से सपोर्ट देने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि जमा खान फिर से एआईएमआईएम को तोड़ सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि पिछले बार कैसे एआईएमआईएम के विधायक जेडीयू के तरफ ही आना चाहते थे, नीतीश कुमार ने ही उसको आरजेडी की तरफ भेज दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार को पिछली बार पता था कि हम अभी नंबर 1 के रेस में कहीं नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आईपी गुप्ता से बात हो गई क्या? ऐसे में सवाल उठता है कि और कौन से लोग हैं जिनसे बात कहां तक पहुंची है। कल तो हमने बताया था कि कांग्रेस भी निशाने पर है, एमआईएम भी निशाने पर है, आईपी गुप्ता से भी बात चल रही है। आखिरकार बात पहुंची कहां है? नीतीश की मंशा क्या है? बिहार की राजनीति किधर जा रही है? इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं अलग अलग राजनेता कह क्या रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। एआईएमआईएम के विधायक जदयू से संपर्क में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अगर संपर्क में होंगे तो देखा ही जाएगा। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। स्वागत करेंगे आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं। चर्चा है बहुत तेज कि एआईएमआईएम के विधायकों को जदयू तोड़ने की कोशिश कर रही अरे है। क्या ये कहेंगे? चर्चे रखते हैं। गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ने का सब कोई ख्वाब देखता है, लेकिन गरीबों की झोपड़ी की जड़ें इतनी मजबूत है ना, उनके दांत टूट जाएंगे जो हमें चिबाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार आरजेडी को सफलता मिल गई थी, इस बार जदयू को मिलेगी कि नहीं सफलता, ये बताइए। बिल्कुल नहीं, हमारे मन अटूट है हमारा वो, और वैचारिक तौर पर हमारे साथ है, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। आप जदयू और के संपर्क में है, ये भी चर्चा है। नहीं, हम तो संपर्क में नहीं है किसी के, वो संपर्क में है। अच्छा, आप इस चीज को मान रहे हैं कि वो संपर्क में है आपसे? वो संपर्क में है, और वो संपर्क में रहना ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सामान्य प्रक्रिया कब विशेष चीज में बदल जाती है, ये तो हम लोग देखते रहे। सालों से पॉलिटिक्स में ये नज़र आता रहा है। वो कहते कुछ हैं और जब बात पूरी हो जाती है, जब औपचारिक शक्ल ले लेता है, उसके बाद घोषणा करने के लिए ये तमाम नेता बाहर आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आईपी गुप्ता की हाँ हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि एआईएमआईएम के कॉन्फिडेंस में कितना दम है। सवाल ये उठता है कि आज
जो कांग्रेस बैठक कर रही है उसके विधायक कितने दिन कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्या उन्होंने तय कर लिया है? आपको याद होगा कैसे अशोक चौधरी कांग्रेस का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आ गए थे। तो क्या इस बार भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही होने जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस आरजेडी से अलग चलने की बात तो कर रही है, पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस से अलग चल करके कई विधायक अब जेडीयू के साथ चलना चाह रहे हैं। क्या होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जेडीयू के 8 ही मंत्री बने हैं और बाकी लोग को मंत्री नहीं बनाने के पीछे एक मकसद तो है और वो मकसद बड़ा है। चलते हैं हम अपने मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं आलोक वत्स जी, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक कुचगवे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज भारतीय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज भारतीय जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। ये आईपी गुप्ता कहते हैं मैं नहीं हूँ वो हमारे संपर्क में, तो एनडीए को तो ऐसी ज़रूरत अभी आईपी गुप्ता की है नहीं, जेडीयू को जरूर है। जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है, इसलिए जेडीयू को जरूर है। तभी तो आईपी गुप्ता इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं वो जरूर है। कैसे देख रहे हैं? और जेडीयू को जरूरत आईपी गुप्ता की इसलिए है क्योंकि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है। अब जेडीयू के पास स्पीकर का पद भी नहीं है, गृह मंत्रालय भी नहीं है। स्पीकर का पद विधानसभा में क्या खेल कर सकता है आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए नंबर 1 पार्टी की जरूरत क्या है? पंकज जी, जेडीयू खेमे में थोड़ी तो बेचैनी है। जो पार्टी अब तक, हालांकि पिछले बार नंबर के हिसाब से वो छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन कार्य रूप में वो बड़े भाई की भूमिका में थी। गृह विभाग भी उनके पास था ही। और लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बड़े भाई अब छोटे भाई की भूमिका में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने जेडीयू के में तो बेचैनी है ही। और अगर वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, तो इसमें कहीं से कुछ राजनीतिक रूप से इसे आप गलत भी नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी, मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी जो हैं, बिहार की राजनीति के जो हैं, वो ऑलराउंडर हैं। वो बेहतर गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो विकेट कीपिंग करने में भी सक्षम है। तो उनकी पूरे सिनेरियो पर, चाहे उनके बारे में, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में या उनके स्वास्थ्य के बारे में जितनी बातें कह ली जाए, लेकिन उनके राजनीतिक बोध को, राजनीतिक चेतना को कमतर नहीं आंका जा सकता है। तो जो कुछ है वो देख रहे हैं, वो भी बखूबी समझ रहे हैं कब कौन सा पासा फेंकना है, वो सब कुछ देख रहे हैं। खास करके आज आप देख ही रहे हैं कि अब आज जो है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी बीजेपी के खाते में चली गई है। तो निश्चित तौर पर जब वो ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है विधानसभा अध्यक्ष की। और नीतीश कुमार जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। कब कौन सा निर्णय लेना पड़ जाए, इनसे उनसे बेहतर तो और कोई नहीं जान सकता है। तो कुल इस स्थिति में अब उनकी भूमिका ये होगी, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब भी उस तरह की कुछ परिस्थितियां बनती है राजनीतिक, तो जो सबसे बड़े दल हैं उसी को आमंत्रित किया जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर वो सोच रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल बना जाए, और इसी कड़ी में जो ये आईपी गुप्ता की बात आ रही है, तो आपने सुनाया भी आईपी गुप्ता का बयान, और ये चर्चा बड़ी तेज भी है, काफी दिनों से भी चल रही है कि आईपी गुप्ता जो हैं जेडीयू के पार्ट हो सकते हैं। उसकी बड़ी भी वजह है कि वो अकेले हैं अपनी पार्टी में, और जिस मुद्दे को लेकर के वो अपने जो है बिरादरी को गोलबंद करने में सक्षम रहे हैं, जो उनका आरक्षण का मामला है। नहीं, तो वो जाहिर है ठीक कि है, वो महागठबंधन के साथ रह करके उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में नहीं, अगर पर वो चले पर भी जाए पर जेडीयू आप के एक साथ, बात बता दीजिए तो पंकज हैरानी भारतीय जी, आप एक बात बता दीजिए, आप सीमांचल से हैं, आप एक बात बता दीजिए, पिछली बार तो एआईएमआईएम टूट गई थी, इस बार भी टूटने की संभावना है क्या? बड़ी चर्चा है कि एआईएमआईएम के भी कुछ विधायक जेडीयू में आ रहे हैं और ये काम जमा खान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज जी, एआईएमआईएम की जहां तक बात है, तो मैं जहां तक यहाँ सीमांचल की राजनीति को समझ पा रहा हूँ, या जो कुछ
देख पा रहा हूँ। देखिए, एक तो बात तय है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर एआईएमएम के भी विधायक पाला बदल ले तो कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं सकती चलिए है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूँ, जो अब परिस्थितियां हैं सीमांचल की, इसमें दोबारा जो है यहाँ के जो एआईएमएम के विधायक हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो पिछले बार के 5 विधायक थे, उनमें से 4 जिन्होंने पाला बदला, उनका वो राजनीतिक हश्र देख चुके हैं। और मैंने जो पाया है सीमांचल के इलाके में, आज निश्चित तौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है। और जो विधायक जीते हैं उन्हें भी बखूबी पता है चलिए, कि वो अपने बल आप पर आप नहीं बल्कि आप असदुद्दीन कह रहे हैं, ओवैसी के चेहरे पर जीते हैं। आप कह रहे हैं कि ओवैसी के विधायक इस बार नहीं टूटेंगे, क्योंकि पिछली बार जो टूटे थे वो हार गए। उन्होंने देख लिया है कि ओवैसी से दगाबाजी का नतीजा क्या होता है। दीपक कोचगवे साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। दीपक कोचगवे जी, सवाल बड़ा सीधा है, और सीधा ये है कि चर्चा तो बहुत चल रही है, इससे बात चल रही है, उससे बात चल रही है, किससे कहाँ तक बात पहुंची है? क्योंकि पिछले मीटिंग में कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं आए। कांग्रेस के विधायक को पता है कि उनका भविष्य उनकी ही पार्टी में क्या है, तो अपनी सीट बचाने के लिए भी चाहेंगे ना कि सत्ता से उनको संरक्षण मिले, और सत्ता से संरक्षण पाने का बेहतरीन तरीका नीतीश कुमार के अलावा और क्या हो सकता है, ये बताइए, क्योंकि नीतीश की पार्टी नंबर 1 बनना चाह रही है। देखिए पंकज जी, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस की बात बताई, और जिस तरह से अभी चर्चा मैं सुन रहा था, और जिस तरह से अभी पॉलिटिक्स है, देखिए नीतीश कुमार बहुत जिसको कहते हैं फ्रूट पॉलिटिशियन है, वो उन्होंने साबित किया है। और ये भी साबित किया है कि 43 से 85 हम पहुंच सकते हैं, और वो पहुंच गए। अब सवाल है, जिस तरह से बीजेपी ने स्पीकर का पद लिया, गृह मंत्रालय 20 वर्षों के बाद उनके साथ छीना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय भी बीजेपी को चले गए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो भूमिका है, वो भूमिका है कि किस तरह से अब आज जिस तरह से स्पीकर हो गए भाजपा के, टोटल कंट्रोल विधानसभा पर भाजपा का हुआ, और जिस तरह से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, और जिस तरह से वो एक्शन में आए हुए, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अच्छा तो नहीं लगता होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं कि भाई जो उन्होंने कमिटमेंट किया होगा, वो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, रही बात एआईएम की, रही बात पान पार्टी की, देखिए जिस तरह से बीजेपी का प्रभाव बढ़ा, अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अब बड़े भाई की भूमिका में मैं आ जाऊं। क्योंकि देखिए 2010 में बड़े भाई थे, 115 सीटों पर थे, और 91 पर बीजेपी थी। वो अरे तो चाहते हैं कि ये हम अब बड़े भाई की भूमिका में, नहीं, दीपक जी, ये बड़े बात तो भाई की बिल्कुल भूमिका में वो आ जाए, तो ये चाह रहे हैं। देखिए उनका निशाना है, मैं मान रहा हूँ, पान पार्टी। जिस पान पार्टी को ठीक है, ठीक है, अनुसूचित अनुसूचित ठीक है। जाति में रखा था नीतीश जी। नहीं नहीं, दीपक जी, वो जिस सच पान बात है। पार्टी, क्या आपके पास, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, क्या आपके पास इस बात की जानकारी है, डॉक्टर संजय, बात कहां तक पहुंची है? आईपी गुप्ता कहते हैं नहीं, मैं संपर्क में नहीं हूं, वो संपर्क में है। तो अगर वो संपर्क में है, तो ये हाँ या ना तो कह रहे होंगे ना। दीपक कोचगवे जी, आ रहा हूं आपके पास भी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं भाई, हाँ या ना तो कुछ कह रहे होंगे ना। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक राजनीति नहीं करें तो एआईएमआईएम सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ बात चल रही है कि जवां खान विधायक लाने में लगे हुए हैं, पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। भाई 85 पहुंच गए तो 89 पहुंचने में क्या दिक्कत है, 90 पहुंचने में क्या दिक्कत है? और ख़ास तौर पर तब जब स्पीकर बीजेपी का हो गया है, गृह मंत्री बीजेपी का हो गया है, तो अब नीतीश कुमार चुपचाप बैठेंगे, ये तो कोई नहीं मान रहा है। नीतीश कुमार कुछ ना कुछ करेंगे। बड़े भाई की भूमिका पाने में बहुत कम दूरी है, मतलब 4 विधायक हो गया, 5 विधायक हो गया तो बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे कि मामला पहुंचा कहां तक है।
देखिए, कल जमा खां के बयान के बाद चीजें उस दिशा में बढ़ गई कि कई विधायक जो हैं, जो दूसरे दलों के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। लोगों ने पूछा कि आप संपर्क का लेवल बता सकते हैं कि वो संपर्क का क्या ये है? तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पान पार्टी वाले आईपी गुप्ता हैं, चुनाव के पहले भी दोनों गठबंधनों से इनकी बात चल रही थी। एनडीए गठबंधन से भी बात चल रही थी, इंडिया गठबंधन से भी बात चल रही थी। खैर, संजोग बना कि इंडिया गठबंधन में इनका एडजस्टमेंट हुआ, 3 सीटें मिली, 1 सीट ही अपनी बचा पाए, जीत गए। तो मैं कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि इनका कहना है कि ताती तत्वा समाज को अगर शेड्यूल कास्ट में फिर से लाया जाता है, तो जो भी पार्टी, जो भी दल कमिटमेंट करेगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार इनको समझाएंगे कि पहले आप जुड़िए तो हमसे, आप आ जाइए, फिर देखिएंगे आपकी जो मांगे हैं उस पर विचार करेंगे हम, इसमें क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आईपी गुप्ता एक स्पेस है उनके पास, और कौन व्यक्ति है जो चाहेगा कि हम सत्ता के साथ नहीं रहें, क्योंकि सत्ता न केवल मंत्री पद के लिए ही होता है, बल्कि बहुत सारे जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वह भी इशारा समझते हैं कि भाई ये आए हैं वहां से और मुख्यमंत्री जी का इशारा है इनके लिए, तो चलो इनके लोगों को काम करनी है। और सहरसा को तो वो चाहते हैं कि वो सीट हमारी बनी रहे, बची रहे, ताकि हम बार बार वहां के लोगों के बीच में ये बता सके कि जब हम विधायक बने तो हमने साबित करके दिखाया। तो आईपी गुप्ता बहुत हद तक अब उस स्थिति में है कि बात बन ही जाएगी। देखिए, बसपा के बारे में मैंने कल भी कहा था कि एक विधायक उनके जीते हैं और जमा खान उसी इलाके से आते हैं, वो जो कैमूर का इलाका है, तो बसपा से ये भी आए थे, तो बसपा के एक विधायक इनके साथ जुड़ सकते हैं। कांग्रेस के भी कुछ विधायक संपर्क में हैं, जिनके बारे में आपने इंट्रो में बताया। तो अगर वही 4 और 2 6 हो जाते हैं, तो 6 की संख्या तो ऐसे ही हो जाएगी। एआईएमआईएम वाले लोग अभी तय करें न करें वो अलग बात है, लेकिन 6 की तो संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी। कांग्रेस के बारे में है कि कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के लोग ही बचा पाएंगे अपने विधायकों को कि नहीं बचा पाएंगे, इस पर ही डाउट है। अभी तो वहां ही अलग तरीके का महाभारत चला हुआ है और कांग्रेस खूब ऐसा करते रही। आपने तो अशोक चौधरी का हवाला ही दिया कि कैसे अध्यक्ष रहते हुए कितने एमएलसी के साथ ये सीधे आ गए थे जेडीयू के साथ। तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने को कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज जो एआईएमआईएम के बारे में मेरी अपनी समझ है, बिल्कुल ठीक बात है कि साबित कर दिया सीमांचल में ओवैसी ने कि अगर हमारे विधायक दूसरे दल में चले भी जाएंगे तो फिर मैं अपने विधायक जो भी व्यक्ति को खड़ा कर दूंगा उनको मैं विधानसभा का सदस्य बना दूंगा, और जो लोग जाएंगे दूसरे दलों में उनका हश्र होगा कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद भी 5 साल सत्ता का लोभ संवरण करना या पेशेंस के साथ इंतजार करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। हाँ, लोभ का आंकड़ा और टारगेट कितना बड़ा है, इस पर क्या क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कोई आयोग में उनको जगह दी जाएगी, उनके हिस्से में क्या आएगी, उनके परिवार के लोगों को एमएलसी बनाया जाएगा। अब किस तरह से राजनीति में प्रलोभन दिए जाते हैं जहां पर सारी दीवारें टूट जाती हैं, और फिर उसका एक ये होता है। तो नीतीश कुमार ये जरूर चाह रहे हैं कि हम कहीं से भी कमजोर ना हो, जो इनका आदत रही है। ये हमेशा अपनी शर्तों पर ये राजनीति करते रहे हैं, हमेशा एक दबाव का प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते रहे हैं। बीजेपी इस बार लग रहा है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। होम डिपार्टमेंट 1972 के बाद ये पहली बात है, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के समय ही, जो भी बिहार में मुख्यमंत्री हुए होम उन्हीं के पास होता था। इस बार नीतीश कुमार जी से होम लिया गया और वो दिया गया है नहीं, पर डॉक्टर संजय आज विजय चौधरी कह रहे हैं कि मीडिया इस बारे में तो बात कर नहीं रही है कि हमने होम दिया तो महत्वपूर्ण विभाग ले लिया, वित्त और वाणिज्य ले लिया, तो मीडिया तो इसको मुद्दा बना नहीं रही है। मीडिया केवल होम डिपार्टमेंट कर रही है। दरअसल विजय चौधरी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चीज़ों को उस तरफ घुमाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बात तो आलोक वत्स जी बहुत साफ दिखता है ना कि नीतीश कुमार सेक्रेटारिएट चले जाते हैं और अधिकारियों
उसका इंस्पेक्शन करने लगते हैं, कौन आया कौन नहीं आया। और नीतीश कुमार के साथ कहीं सम्राट चौधरी दिखते नहीं हैं। दूसरे तरफ सम्राट चौधरी के डिपार्टमेंट में ये कहा जाने लगता है कि 400 लोगों का रिपोर्ट कार्ड तैयार है, जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अब होम मिनिस्ट्री एक्टिव है, मतलब सम्राट चौधरी अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीजेपी अभी से ही अपने नेता को प्लेस करने में लगी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी में प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा नंबर का है, जहां, माफ करिएगा, जेडीयू और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा नंबर का है। बीजेपी नंबर में आगे है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का है। पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अपने को चमकाने में लगे हुए हैं और बीजेपी चाहती है वो अपने आप को निखारें। ऐसे में कितना जरूरी दिख रहा है कि हर हाल में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी बना करके रखेंगे, चाहे उसके लिए उनको जिससे भी बात करनी पड़े। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैं सारे वरिष्ठ वक्ताओं को सुन रहा था, सबने अच्छी बातें कही हैं और तार्किक बातें कही हैं, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन आपके माध्यम से कर दूं जो मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है कि नीतीश कुमार ये 5 साल पूरा नहीं करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, वो बिहार की जनता को बताना चाहेगी कि हम बिहार का सही माने में कड़ाई से भी डेवलपमेंट करा सकते हैं। नीतीश कुमार, ये जो छोटी पार्टियां होती हैं जिनके 5 से 7 तक लोग जीतते हैं, बचपन में कहावत सुनी थी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये वैसे लोग होते हैं जो जीत के आते हैं, पर इनका ठहराव, रुकाव ये सब बहुत मुश्किल से हो पाता है। सत्ता में अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने उसका इशारा किया है। वो मोह संभालना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी टूटेगी। वो जो एक आईपी गुप्ता जीते हैं, वो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से, वो भी जाएंगे, बसपा वाले भी जाएंगे। और कांग्रेस में भी अब जिस तरीके का अलग चलने की बात हो रही है, उसके लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं है ही नहीं। तो उनके लोग भी शायद सत्ता का लोभ नहीं संभाल पाए, वो भी चले जाएंगे। और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी से ज्यादा विधायक लाकर अपने को एक नंबर साबित करने की जो कोशिश करेंगे, नहीं उसको विकल्प सही तौर पर पूरा भी कर लेंगे। क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ है नीतीश कुमार के साथ, नहीं, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। पर डॉक्टर संजय, जो विधानसभा का अध्यक्ष या जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने कितनी सहमति से इसको दिया है, इसका अभी तक बाहर कोई बातें खुल के नहीं आई हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं आलोक जी। लेकिन दीपक कोचगवे जी, ये जो अपना वैकेंसी रखे हुए हैं पार्टी का, मतलब 6 मंत्री बना सकते हैं, और खबर ये है कि अगले महीने तक 6 मंत्री बनाया जाएगा। तो आपको लग रहा है अगले महीने तक अपनी पार्टी को सबसे बड़ी कर लेंगे? मुझे तो लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी के लोग हैं, इसमें लग भी गए हैं, और आज के बाद और तेज हुए होंगे। देखिए, सबसे पहले टारगेट मैं बता दे रहा हूं कि सतीश यादव जो बीएसपी के हैं उन पर है, और सतीश यादव संभवतः पहले ऐसे एमएलए होंगे जो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, और नीतीश कुमार के साथ इसलिए जाएंगे कि बीएसपी का एक हिस्ट्री रहा, जमा खान बीएसपी से आए थे और लगातार मंत्री बने हैं। तो सतीश यादव को पहले नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल कराया जाएगा, ये मेरी सूचना है। ये मैं पक्की नहीं कह सकता, हाँ, मगर पुख्त सूचना है। और दूसरी बात, जो 6 मंत्री बनाए गए हैं, उनमें से 5 मंत्री तो बीएसपी के हैं,
कि ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेगा। दूसरी बात आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस कंफर्टेबल होगा नीतीश कुमार के साथ। पैक्ट में आपको पिछला इतिहास भी रहा, अशोक चौधरी जब आए तो उन्हें ये जिम्मा मिला था कांग्रेस को लाने के लिए, और वो सक्सेसफुल कुछ हुए थे। 14 नंबर 14 तोड़ना था जो वो नहीं तोड़ पाए थे, जो जिसके बाद तो राजनीतिक परिस्थितियां बदली। 1 दिसंबर के दिन जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसके 4 विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये समझ जाइए कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच तलखी है, तो कांग्रेस समझ ये जान रहे हैं कि ये गठबंधन आगे तक नहीं चलेगा। तो मैं मान रहा हूं कि पहले सतीश यादव की एंट्री होगी, उसके बाद आप आइए। कांग्रेस से बातचीत लगभग पूरी हुई है 4 लोगों से, भले कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोले ये गलत खबर है, मगर ये बात हुई है 4। और रहे पान पार्टी को तो कांग्रेस ने कुछ समझा नहीं था। जब उन्होंने अप्रैल में त्यागपत्र दे दिया, सब कांग्रेस के थे। जब उन्होंने रैली की और जब वो आए, तो आपने देखा कि 2 पार्टी नई पार्टी बनी थी, एक प्रशांत किशोर की, एक शिवदीप लांडे की पार्टी बनी थी, और एक पान पार्टी बनी थी। तो 3 में 2 पार्टी 0 पर आउट हुई थी, पान पार्टी ने एक समस्तीपुर की सीट जीती थी। पान पार्टी चाहती है कि उनको जो अनुसूचित जाति का जो दर्जा है उनके कौम की, जो तांती और ततवा जाट के होते हैं, जिनको नौकरी मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करके अति पिछड़े में डालने की बात कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार उसको करेंगे, और एक आदमी वो रह के वहां करेंगे क्या? नहीं ठीक है, नहीं वो सारी बातें ठीक है, पर इसके लिए उनको भाई बिहार सरकार की मदद तो पड़ेगी ना, और बिहार सरकार ही केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकती है। और काम हो नहीं हो, कोई चतुर नेता तो यही चाहता है ना कि काम करते हुए हम दिखें। पंकज भारतीय जी, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर संजय भाई, आरक्षण मिले नहीं मिले, लेकिन चाहेंगे ना आईपी गुप्ता कि उनके समाज में ये मैसेज जाए कि आईपी गुप्ता जान लगाए हुए हैं, आईपी गुप्ता जो है हमें आरक्षण दिलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और उसके आड़ में आईपी गुप्ता चले जाएं जेडीयू में, उसके आड़ में आईपी गुप्ता चले जाएं बीजेपी में, जैसा उचित समझे जाएं। पर अभी बिहार में पॉलिटिक्स करने के लिए आईपी गुप्ता को जरूरत तो ज्यादा जेडीयू की ही होगी। पहले सहरसा में वो प्रशासन की मदद लें, ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कराएं, और साथ ही साथ जेडीयू के साथ जाकर के ये कह सकेंगे कि मैं आरक्षण दिलाने के लिए ताती तत्वा को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कराने के लिए मैं इधर आया हूं, और मेरा राजनीति में आने का मोटिव मकसद ही यही है। ये पहले कई बार बोल चुके हैं। तो जैसा कि दीपक कोचगवे जी कह रहे हैं, सतीश यादव का तय है, आईपी गुप्ता कह रहे हैं वो हमारे संपर्क में है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। पर संपर्क में है का मतलब क्या है? कोई संपर्क में तभी रहता है जब उसको कुछ स्पेस दिखाई देता है, जब उसको कुछ उम्मीदें नजर आती हैं। तो एक सतीश यादव, एक आईपी गुप्ता, 2 ये हो गए, और 4 कांग्रेस के हो गए, हो गया, काम खत्म है। एमआईएम आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। क्या कह रहे हैं जी, तो डॉक्टर संजय? नहीं, मैं बता ही रहा हूं कि जेडीयू इस पर वर्कआउट कर रही है, और न केवल जेडीयू संपर्क में आईपी गुप्ता के हैं, बल्कि आईपी गुप्ता भी जेडीयू के संपर्क में। ऐसा नहीं है कि वो संपर्क में नहीं है, वो चाहते हैं, लेकिन अभी चल रहा है कि आईपी गुप्ता के हिस्से में क्या क्या आने वाला है। तो आईपी गुप्ता बहुत जल्दी ही आपको वहां दिखेंगे, और ताती तत्वा समाज के बारे में जो इन्होंने रखा है, पहले तो था ही शेड्यूल कास्ट में, बाद में उसको हटा दिया गया उस ये से। अब तो हालांकि वहां भी जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का ये पार्ट तो है नहीं, ठीक है, रिकमेंड करेंगे, लेकिन फिर तो ये केंद्र के हिस्से में होगी चीजें। तो मंत्री पद दे करके, या सहरसा के डेवलपमेंट को लेकर के, या जिस अथॉरिटी को लेकर के बातें होंगी, उसमें आईपी गुप्ता एक स्पेस देख रहे हैं। और चूंकि गठबंधन एक ही है, तो नीतीश कुमार के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, बात बराबर ही है। लेकिन ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सेफ रहें, तो नीतीश कुमार के साथ ये जाना चाह रहे, जो इनके लोगों के द्वारा जो
मुझे बताया गया। ये चाहते हैं कि जेडीयू में हम जाएं और अपने समाज को मैसेज भी दें कि हम आपके भला के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो हो सकता है हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से हम मांग भी करते रहेंगे। सतीश यादव की संभावना तो पूरी है। मैंने कहा कि कल जमा खान जो विधानसभा में बाहर में प्रेस को ये कर रहे थे तो उसमें उन्होंने साफ कहा, कई लोग संपर्क में हैं, तो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी। और कांग्रेस के तो मैंने कहा ना कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जब सत्र शुरू होना था तो उसमें कई विधायक जो एब्सेंट हुए थे तो उसको लेकर के सवाल पूछे गए थे, और सवाल जब पूछे गए थे तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि परिणाम आने के बाद ही एक दूसरे के संपर्क में लोग हो गए। या बजाबते पार्टियों में तो नेताओं को टास्क दे दिया जाता है, जरा आप उनको देख लीजिए, आपसे तो बड़े अच्छे संबंध है, जरा आप उनको देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। और अशोक चौधरी जी तो खैर इसके बहुत ही माने सटीक उदाहरण है कि वो न केवल शामिल हुए हैं बल्कि किन लोगों को शामिल कराना है, इसकी भी जिम्मेवारी कभी कभी अशोक चौधरी जी को दे दी जाती है कि जरा आप बात कर लीजिए, आप ही देख लीजिए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात तो मैंने पहले भी कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि 4 और 2 6 नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए काफी। और ये तो है, अभी जो स्थिति है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी को इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत है कि केंद्र में बीजेपी को जेडीयू सहयोग कर रही है, 12 सांसद इनके हैं। बिहार में भी इसलिए नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है कि भाई नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद ठीक है, वो स्पीकर का पद ले ले, होम डिपार्टमेंट ले ले, लेकिन इफ बट वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री के तौर पर टाइम बिल से और पार्लियामेंट्री कमेटी और फलाना चिलाना ये सारी चीजों को बीजेपी ने किनारे कर दिया और बीजेपी आ गई कि ठीक है नीतीश कुमार ही। तो नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी समझ है कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। बीजेपी इनको कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है, जो मेरी समझ है। परिस्थितियां तो राजनीति में कभी कुछ हो सकती है। आपकी समझ ठीक है डॉक्टर संजय, पर एक सवाल उठ रहा है ना कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग तरीके से अपने को चमकाने में लगे हुए हैं। इस बात को कौन इनकार कर सकता है। नीतीश कुमार सेक्रेटेरिएट जाते हैं अकेले दिखते हैं, उप मुख्यमंत्री तो दिखाई पड़ते नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा, और जैसे उप मुख्यमंत्री अपने इमेज को चमकाने के लिए और अपराध पे नियंत्रण करने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं, डीजीपी का बयान आ रहा है, ऐसे में दिखाई पड़ रहा है कि भाई भाजपा है जो कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी इसका मतलब ही चला जाएगा कि नीतीश कुमार कर रहे थे, अब चूंकि वो संभाल नहीं पा रहे थे तो अब बीजेपी संभाल रही है, और इस तरीके से बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ेगी। भले ही बीजेपी बिहार की सत्ता हथियाना ना चाहे, लेकिन कंफ्यूजन तो बढ़ने लगा है ना कि भाई ज्यादा रफ्तार में दिखाई पड़ रही है बीजेपी, इसलिए इसको कैसे रोका जाए। जेडीयू रोकने का प्रयास करेगी और इस तरीके से कंफ्यूजन तो बढ़ेगा ही। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक विजय सिन्हा के साथ भाई कौन से अफसर लगा दिए गए, सीके अनिल। दूसरे सम्राट चौधरी के साथ कौन लगा दिए गए, ओएसडी संजय सिंह। तो ये जो सहमात का खेल चल रहा है वो इतना साधारण तो नहीं दिखता है कि दोनों बड़े, जबकि दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे रहे। अभी नीतीश कुमार उनके बगैर चलते नहीं थे, थोड़े दिन पहले चुनाव से पहले ही पंकज भारतीय जी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो खेल चल रहा है चेक मेट ये कुछ ना कुछ तो बता रहा है? पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से सत्ता को अपने पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तरफ बढ़ रही है भाजपा। नहीं तो नीतीश कौन से कम चालाक है पंकज जी? नीतीश भी कम चालाक नहीं है। एक नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिनसे बीजेपी सीधे नहीं भिड़ी है, नहीं लड़ी है। बीजेपी परिणाम जानती है। पंकज जी, मैं चुपके से इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से
सम्राट चौधरी के चेहरे को चमकाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए कि कई तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। अभी आप बड़े जोर शोर से सुन रहे होंगे इनकाउंटर और ये बुलडोजर की बात। तो जहां तक इनकाउंटर की बात है तो ऐसा नहीं है कि जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था तो इनकाउंटर नहीं हो रहे थे। और रही अतिक्रमण हटाने के बाद जो बुलडोजर को बहुत बहुत प्रचारित किया जा रहा है, दरअसल वो अतिक्रमण को हटाने की एक कार्रवाई है जो कि नीतीश कुमार के रहते हुए भी लगातार चल रहा था, लेकिन अब उसको बुलडोजर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यही है, आज ही मैं एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्रालय उनको सौंपे जाने के बाद महज 10 दिनों में बिहार में 45 हत्याएं हुई है, जबकि उनके गृह मंत्री बनने से पहले 20 दिनों में केवल 12 हत्याएं हुई थी। तो इस तरह से जिस तरह से उनके चेहरे को चमकाने की कोशिश हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि धीरे धीरे जो है बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है। निसंदेह आप जो कह रहे हैं कि बड़ी ही चतुर चालाक, कहीं ज्यादा चतुर चालाक नीतीश कुमार हैं, और वो दिखाई भी देता है कि वो हमेशा जो है सो अपनी जो है वो अपनी काबिलियत को साबित करते रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो है सो भाजपा जो है धीरे धीरे सब कुछ अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है, जिसका कि एक आज जो अंश था वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम कुमार हैं वो जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो कुल मिलाकर के कई तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, और यह सब कुछ जो है सो भाजपा को अपर हैंड देने की एक कोशिश है। पंकज जी, अपर हैंड देने की कोशिश है, और इस कवायद में प्रेम कुमार स्पीकर बन गए ना। अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। सदन कैसे चलेगा और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, नियमों का पालन हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन हो, ये सब कुछ तय स्पीकर करते हैं। स्पीकर विपक्ष के नेता की मान्यता भी तय करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सदन की गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार भी रखते हैं। और कहा जाता है दल बदल कानून में सबसे बड़ी शक्ति स्पीकर के पास ही होती है। अब स्पीकर का पद भी ले लिया, गृह मंत्रालय भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। उधर गृह मंत्री के आसपास भाई कौन ऑफिसर होगा, तो नीतीश कुमार बेहद कड़क ऑफिसर, उनके बेहद विश्वसमंद ऑफिसर लगा देते हैं। तो खेल जिस तरह का चल रहा आलोक वत्स जी, उसको देख करके बहुत तरह की बातें की जा रही है। भले ही नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद नहीं छीने भाजपा, लेकिन उस पर अंकुश तो रखना चाहती है, उन पर नजर तो रखना चाहती है कि इस बार इधर से उधर नहीं कर पाए 2029 तक। ये तो करना चाह रही है ना बीजेपी। और इस बार बीजेपी सत्ता में पूरे तरीके से भागीदारी भी चाहती है कि भाई हम भी रहें, हमारे दम पे आप हैं, हमारे साथ आप हैं, तो हमारा भी वजूद सत्ता में दिखे। हमको टोटली डिस्कार्ड करके आप नहीं चल सकते, ये परमिशन हम आपको नहीं देंगे। इतना तो बीजेपी चाहती है ना। देखिए पंकज जी, ये जो प्रेम है जदयू और भाजपा का, ये दिल का प्रेम कम है, ये दिमाग का प्रेम ज्यादा है। क्योंकि एक दूसरे की जरूरत है। जिस दिन एक दूसरे के बगैर कोई काम चला सकता है, उसी दिन वो उसको छोड़ देगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का रसाकशी है, जिस तरीके का राजनीतिक बैलेंस है, उस दोनों के साथ रहने से ही 100 के खेल में 51 बना हुआ है। और ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में ये इच्छा है कि बिहार जैसे सशक्त राज्य पर उसका अपना शासन हो। और अभी जो कवायद हो रही है इस बार, अन्य बार नहीं होती थी, इस बार जो कवायद उग्र रूप से दिखाई दे रही है, वो इसी का परिचायक है कि आने वाले भविष्य में सत्ता हमारे पास एक छत्र हो, और लोगों को पता हो कि बीजेपी के लोग भी बहुत कारगर काम राज्य के हित में कर सकते हैं। ये जो गृह मंत्रालय का जो कवायद की इतने लोगों को चिन्हित, 1300 लोगों को चिन्हित किया गया है, और ये बुलडोजर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में भी अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। अगर ये उसको साफ करना चाहेंगे तो बहुत, हर शहर में ही अतिक्रमण है।
तो ये कर सकते हैं, तो ये दिखाने की कवायद करेंगे। और नीतीश कुमार इधर अपने को मजबूत एक नंबर पार्टी बनाने की कवायद में तो लग ही चुके हैं, अपने नुमाइंदे छोड़ ही दिए हैं उन्होंने सब जगह चलिए, काम करने के लिए। और निकट नुमाइंदे भविष्य छोड़ में ये दिए हैं, नुमाइंदे छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं ना कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चेक करने के लिए 2 ऑफिसर लगा दिए हैं। इधर बीजेपी वो भी स्पीकर पद ले लिया है। पर अगर हम पास्ट को देखें डॉक्टर संजय, अरे विजय सिन्हा ही स्पीकर थे ना जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके और आरजेडी के साथ चले गए थे, तो विजय सिन्हा क्या कर लिए थे? वो तो स्पीकर ही थे। आपको याद होगा राजकुमार सिंह जब एलजेपी को छोड़ जेडीयू में जाना चाह रहे थे तो विजय सिन्हा ने 5 घंटे तक उस लेटर को दबा के रखा था, मनाने का प्रयास किया था कि आप बीजेपी में आ जाइए। पर फाइनली राजकुमार सिंह किसके साथ गए? जेडीयू के साथ गए, क्योंकि उनको अपनी राजनीति बेहतर सत्ती हुई जेडीयू के साथ दिखाई पड़ी, तो उन्होंने जेडीयू को चूज किया। सवाल यही है कि बड़ी पार्टी होना जरूरी है क्योंकि एक मैसेज दूसरा जाता है, लेकिन स्पीकर का पद भी नहीं है, तब भी तो नीतीश कुमार फ्लिप फ्लॉप कर चुके हैं और स्पीकर रोक नहीं पाए क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा उनके पक्ष में थी। दूसरी बड़ी बात, जो आज सदन के बाहर जब विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे भाई स्पीकर का पद हमारे पास रहा कब है जो इस बार जा रहा है, तो आप लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और गृह मंत्री का पद अगर हमने दिया तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वित्त और वाणिज्य हमने ले लिया, तो आप लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। एक सधे हुए पॉलिटिशियन के तरह उन्होंने जवाब तो दिया, पर इतना आसान आपको सब कुछ दिख रहा है क्या? अगर इतना आसान ही है तो ये चेकमेट ये चल क्यों रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में जो मेरी अपनी समझ है कि वो बड़े इस मामले में सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। और एक दौर जब आरजेडी के साथ भी गठबंधन में थे तो अवध बिहारी चौधरी थे स्पीकर, विजय सिन्हा तो रहे ही थे और हमेशा स्पीकर दूसरे गठबंधन के साथ ही रहे, तो क्या हो जाएगा इससे। लेकिन वही जब फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो स्पीकर ने क्या कर लिया, कौन कहाँ जाके बैठ गए, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सबको पता है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के साथ एक अच्छी बात यह है कि उनके पास दोनों तरफ के ऑप्शन है। कल भी हम लोग बात किए थे, आज भी मैं बता रहा हूं कि जो 35 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं, इंडिया गठबंधन में, और जो 5 एआईएमआईएम और 1 बसपा, और नीतीश कुमार जी को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए वो 125 का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं कि नहीं, उससे अधिक ही हो जाते हैं। ये बात बीजेपी समझती है कि नीतीश कुमार चाहे जितनी कस्में खा लें कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा अनप्रिडिक्टेड चेहरा है जो कभी कुछ कर सकते हैं। और खास करके तब जब उनको लगेगा कि बीजेपी हमें चाहती है अब हटाना और अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार में। जिस दिन नीतीश कुमार को लग जाएगा उस दिन नीतीश कुमार की भाषा बदल जाएगी, भाव बदल जाएगा, और फिर कब कौन सा निर्णय ले लेंगे वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एकदम आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सम्राट चौधरी। नहीं, आप डॉक्टर संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमको लगता है कि जो तेजस्वी यादव अभी चुनाव से पहले कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, हम कभी उनके पास नहीं जाएंगे, दीपक कोचगवे जी, अब जो तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत हो गई है 25 वाली, अब तो तेजस्वी यादव दौड़ के कहेंगे चाचा आ जाओ, चाचा तुम्हारा बच्चा हूं चाचा, अब हमें साथ ले लो। ये ये तेजस्वी यादव का उस तरह का अपोजिशन तो दिखेगा नहीं अब, क्योंकि राजनीतिक रूप से खुद आरजेडी कमजोर हो गई है, कांग्रेस धौंस दिखा रही है। कांग्रेस आज मीटिंग करके कह रही है कि भाई हार के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन जिम्मेदार है। ऐसे में नीतीश आएंगे तो क्यों नहीं वेलकम करेंगे तेजस्वी। आपने देखा ही कि विधानसभा में तेजस्वी ने किस अंदाज में आज बात की है और किस अंदाज में उन्होंने स्पीकर को का वेलकम किया। कल आपने देखा था दोनों चाचा भतीजे के बीच आमना सामने में मुस्कुराहट भरा माहौल बना था। ये सब तेजस्वी की तरफ से हो रहा है। जान रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब हम
एक ही आदमी पर डिपेंड है, वो है नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार मेरे साथ आते हैं और मेरे एमएलए बचे रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं फिर सरकार बनाने में हम कामयाब हो जाएँगे। तो अब तो जिस तरह से महागठबंधन में उठा-पटक है, सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में, उसे एक साफ संदेश ठीक जा है, रहा है कि ठीक है। अब ये मजबूत नहीं है। दूसरी बात एक मैं और कहना चाह रहा था पंकज जी, नीतीश कुमार जिस तरह से विभागों को दे रहे हैं, जिस तरह से अध्यक्ष पद दे दिया, गृह मंत्रालय दे दिया, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार डाउन हो गए। जी नहीं, गृह विभाग उन्होंने दिया है। आपको एक बात बता देता हूँ कि गृह विभाग, समान प्रशासन किसके पास है? वो है नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार उसका यूज़, जैसे आपने अभी कहा सीके अनिल की बात, आपने कहा था इससे पहले पाठक को लगाया था उन्होंने, तो वो अपने अधिकारियों को लगाते हैं। और जब तक पुलिस कमिश्नर नहीं होगा बिहार में, तब तक कोई गृह मंत्री अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। ये चलिए, नीतीश कुमार नहीं, बेखूबी आप जानते हैं। आपकी बात मान भी लिया दीपक जी, पर सवाल ये उठता है, वही मैं पंकज भारतीय जी से भी पूछना चाहूंगा। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी जितनी भी मशक्कत कर ले, उसकी पूरी मशक्कत 2029 तक तो यही रहेगी, नीतीश हमारे साथ रहें, और इसलिए बीजेपी को स्पीकर पद भी चाहिए था, गृह मंत्री का पद भी चाहिए था। मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी जोर नहीं मारेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार बचाना पहली प्राथमिकता है। जैसा डॉक्टर संजय भी कह रहे थे कि नीतीश जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी उनका मुख्यमंत्री का पद नहीं लेगी। जरा छोटा आंसर दीजिएगा। पंकज जी, संजय जी, हाँ पंकज भारतीय जी, हाँ ठीक है, पंकज भारतीय जी। जी पंकज जी, संजय जी जो कहा, वो मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये देख लीजिए कि जो उनकी जो है सो केंद्र सरकार की की जो आयु है, बहुत कुछ निर्भर नीतीश कुमार पर भी है, क्योंकि वो 12 एमपी के साथ उनको समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर कोई अपने दावेदारी भी नहीं जताई। इसकी एक दूसरी वजह ये भी रही कि आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि जो अगर आज एनडीए वापस सत्ता में बड़ी जीत के साथ आई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इतनी बड़ी इनको जीत मिली है। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये कहानी तो बहुत पुरानी है कि जो बारात किसी भी गठबंधन की हो, दूल्हा नीतीश कुमार ही होंगे। तो कुल मिलाकर के जो तो स्थिति है, दूल्हा नीतीश कुमार कब तक बने रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल तो कई हैं, और भी पूछना चाहता हूं। कल भी इस पे डिबेट किया था, डॉक्टर संजय थे, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट था। दूल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे, पर दूल्हा कब तक रहेंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी इच्छा है, या वो तब तक नहीं रहेंगे जब तक उनकी इच्छा तो है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हाथ पैर मार रही है, बीजेपी उनको कुछ समय के बाद दरकिनार करेगी। फिर गंभीर सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी दरकिनार करती है तो केंद्र में क्या होगा? क्या सांसद तोड़ दिए जाएंगे? हाल के परफॉर्मेंस को देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी भी अब मानेगी कि नीतीश कुमार अभी भी बड़े चेहरा हैं बिहार में, और उनके बगैर बिहार में राजनीति करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में जो ये सारी कवायद है, क्या वो महज सत्ता में भागीदारी का है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी ले सको ले लो, क्योंकि गठबंधन में ऐसे ही चलता है, या सारी कवायद इसलिए है कि दोनों एक दूसरे के सामने मजबूत दिखना चाहते हैं और अपनी हकमारी किसी भी तरीके से जाया होते देखना नहीं चाहते हैं? बिहार की बात में इतना ही। डॉक्टर संजय, आलोक वत्स, दीपक कुचगवे और पंकज भारतीय जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।